आधुनिक भारत के इतिहास में हम लोगों ने यूरोपीय कंपनियों का आगमन पढ़ लिया था, मुगल वंश का पतन भी पढ़ लिया। अब नए राज्यों का उदय पढ़ना शुरू करना है। आज नवीन राज्यों के अंतर्गत देखेंगे कि भारत में कैसे यूरोपीय कंपनियों के आगमन होने के कारण मुगलों का पतन होना स्टार्ट हुआ और मुगल वंश टूटने लगे। उसके बाद नए राज्यों का उदय हुआ, टूट कर नए राज्य बने, जिसमें ब्रिटिशों का कंपनी के साथ संघर्ष हुआ और नए राज्यों का भी ब्रिटिश कंपनियों के साथ संघर्ष हुआ। तो इस नवीन राज्यों के उदय के इस क्रम में हम लोग पढ़ेंगे दो प्रकार के राज्य उदय हुए। एक स्वायत्त राज्य थे जो कि उत्तराधिकारी राज्य थे, जो उत्तराधिकारी जो राज्य से टूट कर बने हुए थे, जैसे बंगाल, हैदराबाद, अवध और कर्नाटक। जबकि स्वतंत्र राज्य जो बाद में संघर्ष करते हुए मुगलों से या अंग्रेजों से संघर्ष करते हुए बाहर आए स्वतंत्र रूप से, उसमें आते हैं मैसूर, मराठे और सिख। तो राज्य और उनके संस्थापक को एक बार देख लेते हैं। बंगाल राज्य के संस्थापक मुर्शिद कुली खां थे, अवध के शहादत खां थे, हैदराबाद के चिनकिलीज खां या निजामुल मुल्क जिसको कहते हैं, सिख के बंदा बहादुर, मैसूर के हैदर अली और मराठा के पेशवा बालाजी विश्वनाथ, संस्थापक शिवाजी थे, राजपूत अजीत सिंह, कर्नाटक के सदातुल्ला खां, जाट के चूड़ामन और बदन सिंह, त्रावणकोर के मार्तंड वर्मा। बंगाल राज्य के बारे में शुरू करते हैं। आज बंगाल तत्कालिक समय में उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश इसके साथ भारत का सबसे धनाढ्य प्रांत था। बंगाल एक मैदानी राज्य था जहां कृषि की अपार संभावना थी। बंगाल एक तटीय राज्य भी था, इसलिए वहां से व्यापार करने की भी संभावना थी। तो 1717 याद रखते हैं, 1717 में मुगलों ने, फारुखसियर ने बंगाल के संबंध में ब्रिटिश कंपनी को शाही फरमान दिया, जिसमें फारुखसियर उस समय मुगल बादशाह था। तो इसने 1717 में ब्रिटिश कंपनी को शाही फरमान दिया, जिसके अंतर्गत बहुत सारे रियायतें दी गई, अनुमति दी गई। और दूसरा घटना है कि मुर्शिद कुली खां को बंगाल का सूबेदार बनाया गया। बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खां बंगाल के क्षेत्र में प्रशासनिक सुधार करने का प्रयास किया। ढाका से राजधानी मुर्शिदाबाद ले गया और ढाका के उसका तकावी ऋण, जो कि कृषि करने से पहले दिया जाता था ऋण, किसानों को अग्रिम ऋण की सुविधा थी जिससे कि उनकी फसल अच्छी हो। ये कुछ प्रयास मुर्शिद कुली खां के द्वारा किया गया। उसके बाद शुजाउद्दीन आता है, वो बंगाल का नवाब बनता है। बंगाल की स्थिति को सुदृढ़ किया और बिहार व उड़ीसा के लिए उप दीवान नियुक्त किया। 1733 में अलीवर्दी खां को बिहार का उड़ीसा का सूबेदार नियुक्त किया। अलीवर्दी खां बिहार और उड़ीसा का सूबेदार 1733 ईस्वी में नियुक्त किया शुजाउद्दीन ने। उसके बाद आता है सरफराज खां। यह एक अयोग्य शासक था जो गिरिया के युद्ध 1740 में, इस युद्ध के अंतर्गत अलीवर्दी खां ने सरफराज की हत्या करके नवाब बन गया। उसके बाद अलीवर्दी खां जो था, इसके सामने 3 चुनौतियां थी। मुगल बादशाह को खुश करना था, मराठा राज्य का विस्तार करना था और ब्रिटिश कंपनी को या यूरोपीय कंपनी को सीमित रखना था। तो मुगल बादशाह को खुश करने के लिए उसने 2 करोड़ रुपया मुहम्मद शाह, जो कि मुगल बादशाह था, उसको भेंट कर दिया। फिर 1751 में मराठा राज्य के विस्तार को रोकने के लिए 1751 में मराठों को चौथ यानी टैक्स देना शुरू किया और ब्रिटिश कंपनी को सीमित रखने के लिए कंपनियों को बंगाल में व्यापार तक सीमित रखा तथा उन्हें किला बनाने नहीं दिया। ये अलीवर्दी खां की कुछ उपलब्धियां हैं, जो चुनौतियां थी जिसको उसने टैकल किया। उसके बाद सिराजुद्दौला
के सामने भी, उसके बाद सिराजुद्दौला नवाब बना, जो उसके सामने भी कुछ चुनौतियाँ थी। जैसे कि उसके सामने थी कि अपने रिश्तेदारों एवं विरोधियों से संतुलन कैसे बनाया जाए और यूरोपीय कंपनियों से संतुलन कैसे बनाया जाए ताकि व्यापार तक सीमित रहे। अलीवर्दी खां, यूरोपीय कंपनी अलीवर्दी खां इसको बताया था कि यूरोपीय कंपनी जो है ये मधुमक्खी के छत्ते के समान है, जो इन्हें नहीं छेड़ने पे शहद देगी लेकिन छेड़ने पे काट काट कर मार डालेंगी। सिराजुद्दौला जो था अलीवर्दी खां का सबसे छोटी बेटी का पुत्र था, अर्थात नाती था सिराजुद्दौला का, अलीवर्दी खां का सिराजुद्दौला नाती था, सबसे छोटी पुत्री की। इसलिए उसके जो बड़े मतलब पुत्री थे उनसे इसका मतलब संबंध कुछ अच्छा नहीं था, जिससे उसे डर था संघर्ष होने का। उसके बाद सिराजुद्दौला भी कंपनी को किला बनाने से रोकता है, तो नहीं मानते हैं तो सिराजुद्दौला कंपनी को किला बनाने से रोकने का आदेश देता है, जिसमें फ्रांस मान जाता है लेकिन ब्रिटेन किला बनाना जारी रखता है। मौसी इसकी घसीटी बेगम और उसका बेटा शौकत जंग युद्ध करता है। युद्ध शौकत जंग से करता है तो शौकत जंग को हरा देता है सिराजुद्दौला। फिर सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम के निर्माण को रोकने के लिए अभियान किया। गवर्नर ड्रेक उसमें भाग गया, लेकिन अभियान में हॉलवेल सहित कई ब्रिटिश पकड़े गए। सिराजुद्दौला ने किले पर नियंत्रण किया। 20 जून 1756 ईस्वी को उसने जो अंग्रेज पकड़े थे उसको 14 बाई 18 फीट के कमरे में 146 लोगों को रख दिया, जिससे 23 व्यक्ति जीवित रह पाए और बाकी मर गए। इसको काल कोठरी की घटना कहते हैं, जिसमें 123 लोग मारे गए और 23 लोग जीवित रहे। इस घटना को ब्लैक होल ट्रेजरी भी कहते हैं। ये मतलब काल्पनिक भी कहा जा सकता है इस घटना को, क्योंकि इसके सबूत कोई नहीं है। एक हॉलवेल था जो बच गया था जिंदा, वो बोलता है कि ए लाइफ ऑफ वंडर अपने किताब में बोलता है कि इस घटना का जिक्र करता है, इसलिए इसको पश्चात सभ्यता के जो इतिहासकार हैं वो सच मानते हैं। इस कारण अंग्रेज लोग इससे खफा हो गए और सिराजुद्दौला के विरुद्ध रॉबर्ट क्लाइव थल सेना लेकर और एडमिरल वाटसन जल सेना के लेकर आया और 1757 में प्रारंभ में सिराजुद्दौला एवं कंपनी के बीच युद्ध हुआ और सिराजुद्दौला हार गया। उसे अलीनगर की संधि करनी पड़ी। अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 को होता है। ये मुख्य डेट है, याद रखने योग्य है, जिसमें मुगल फरमान को मानने का नियम दिया जाता है, मतलब करार किया जाता है या बताया जाता है। उसका क्षतिपूर्ति के रूप में 13 लाख रुपया इसको जुर्माना देना पड़ता है और किला बनाने की अनुमति देना पड़ता है और फ्रांस को किला बनाने और व्यापारिक सुविधा नहीं देने का निर्णय लेना पड़ता है। ये अलीनगर के 4 मुख्य रूल या संधि के अंतर्गत नियम थे। इसके बाद प्लासी का युद्ध होता है। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के विरोधी अर्थात विश्वासघाती कह सकते हैं, जो कि कंपनी के तरफ से सिराजुद्दौला पर अलीनगर के संधि का उल्लंघन का आरोप लगाकर वो जो रॉबर्ट क्लाइव है वो युद्ध करने आता है, जिसमें इसके जो अपने सेनापति थे, दीवान थे, व्यापारी थे सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफर था, दीवान राय दुर्लभ था, व्यापारी अमी चंद था, बैंकर जगत सेठ था, पदाधिकारी जो था वो मानिक चंद था कलकत्ता का, जो कि ये सभी मिल जाते हैं क्लाइव से और क्लाइव का साथ देते हैं। इस विरोधियों और जो अमी चंद था ये विरोधियों और कंपनी के बीच में समझौता करवाता है। इसके कारण ये जो है प्लासी का युद्ध हार जाता है सिराजुद्दौला। उसके बाद इस घटना में क्या होता है तो भागीरथी नदी के तट पर प्लासी का युद्ध होता है। युद्ध में मीर मदान व मोहन लाल लड़ते हुए मारे जाते हैं
और सिराजुद्दौला भाग निकलता है। लेकिन इसके जो मतलब ये साम्राज्य था ये तो हार चुका था, जिसका परिणाम होता है कि सिराजुद्दौला की हत्या मीर जाफ़र जब भागता है तो मीर जाफ़र के पुत्र मीरन ने इसकी हत्या करवा दी। मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाया गया और रॉबर्ट क्लाइव जीत के बाद बंगाल का गवर्नर बन गया। इसके बाद जो बंगाल का सत्ता था वो अंग्रेज़ों के हाथ लग गया। इसके बाद मीर जाफ़र जो था 1757 से 1760 में 24 परगना नामक जिला कंपनी अर्थात क्लाइव को दे दिया। मीर जाफ़र खुश होकर क्लाइव को ढेर सारी संपत्ति दे दी, भेंट कर दी, जिसमें 2,34,000 का संपत्ति था। कठपुतली नवाब बना रहा। क्लाइव का गधा भी इसको कहा जाता है। मीर कासिम 1760 से फिर 1763 तक दोबारा नवाब बना। मीर कासिम का दामाद था, मीर जाफ़र का दामाद था। क्लाइव के ब्रिटेन जाने के बाद मीर कासिम बंगाल का नवाब बना और कंपनी का प्रभाव सीमित करने के लिए इसने भी कुछ प्रयास किए, जिसमें अंतर्गत राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया, सेना को यूरोपीय पद्धति पर प्रशिक्षण देना शुरू किया, कुर्गिन खा अर्थात अर्मेनियाई को प्रशिक्षण के लिए चुना। जो कुर्गिन खा था उसको प्रशिक्षण के लिए चुना। भारतीय व्यापारियों को समर्थन दिया और कर में छूट मिलने से भारतीय व्यापारियों को भी लाभ मिला। अब इसके ही टाइम में पटना हत्याकांड होता है, जिसके अंतर्गत जून 1763 ईस्वी में मीर कासिम ने पटना पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। ब्रिटिश अधिकारी एलिस ने पटना पर अभियान कर पटना को पुनः ब्रिटिश अधिकार में ले लिया, जिससे गुस्सा होकर मीर कासिम ने पटना पर अभियान करते हुए एलिस सहित कई ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या कर दी। इस घटना से पटना हत्याकांड इस घटना को कहते हैं। और इसके बाद अंग्रेज़ों ने पुनः मीर जाफ़र को ही नवाब बना दिया। पटना की घटना के बाद मीर कासिम को नवाब पद से हटाकर पुनः मीर जाफ़र को नवाब बना दिया गया, जिसके काल में मीर जाफ़र के काल में बक्सर का युद्ध हुआ 22 अक्टूबर 1764 को। बक्सर के युद्ध में मीर कासिम एक तरफ मीर कासिम बंगाल का पूर्व नवाब और शुजाउद्दौला जो कि अवध का नवाब था और शाह आलम द्वितीय जो कि मुग़ल बादशाह था, तीनों मिल करके ब्रिटिशों कंपनी के खिलाफ युद्ध करना शुरू करता है, जिसको बक्सर का युद्ध कहते हैं। ब्रिटिश के तरफ से हेक्टर मुनरो था और युद्ध में कंपनी जीत जाती है और ये तीनों हार जाते हैं। इसके बाद इलाहाबाद की संधि होती है। इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव करवाता है। 12 अगस्त 1765 में अंग्रेज मुग़ल या बंगाल के बीच में संधि होता है और 16 अगस्त 1765 में अंग्रेज और अवध के बीच में संधि होता है। अंग्रेज और मुग़ल के बीच में जो 1765 ईस्वी में 12 अगस्त 1765 को संधि होता है, उसके अंतर्गत बंगाल, बिहार, उड़ीसा में कंपनी को दीवानी अधिकार अर्थात कर वसूलने का अधिकार प्राप्त होता है। 26 लाख वार्षिक मुग़ल को पेंशन देने की बात कही जाती है। उसके बाद अवध से कड़ा व इलाहाबाद का क्षेत्र मुग़लों को दे दिया जाता है। और इसके विपरीत जब अवध का संधि हुआ 16 अगस्त 1765 को, तो अवध को कड़ा और इलाहाबाद जो मुग़ल को देना पड़ा और अवध को युद्ध में क्षतिपूर्ति के रूप में 50 लाख जुर्माना अंग्रेज़ों को देना पड़ा। कंपनी को अवध में मुक्त व्यापार करने का अधिकार देना पड़ा। रॉबर्ट क्लाइव ने प्रारंभ इसका किया था द्वैध शासन के रूप में, अर्थात कंपनी में दो अधिकार बांट दिए गए थे शासन में। पहला कंपनी को अधिकार था दीवानी अर्थात राजस्व वसूलने का, धन प्राप्ति का और न्यायालय राजस्व दोनों का, जबकि नवाब को अधिकार था प्रशासनिक अर्थात सिर्फ प्रशासन करना, कहाँ रोड टूटा है, कहाँ क्या ज़रूरत है उसको देखना। प्रशासनिक कार्य नवाब को और राजस्व वसूलने का दीवानी काम कंपनी को मिला,
जिसको हम द्वैध शासन कहते थे। इसी में लूट का काल इसको कहा जाता है, क्योंकि इसमें खूब लूटा कंपनी, क्योंकि सारे धन प्राप्ति या राजस्व के अधिकार कंपनी के पास थे। और इतना लूटा कि 1770 में बंगाल में अकाल पड़ा, जिसमें बंगाल के 1/3 जनसंख्या मर गई भूख से। तो ये था इलाहाबाद संधि का परिणाम। जो बक्सर का युद्ध और इलाहाबाद संधि है, ये दोनों मीर जाफर के ही काल में हुए थे और दोनों में रॉबर्ट क्लाइव का हाथ था। फिर 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर बना। ये अकाल के कारण, अकाल में बहुत लोग मारे गए, तो देखा कंपनी की, जब वहाँ ब्रिटेन में देखा गया कि न कंपनी को लाभ हो रहा है और यहाँ पे इतने लोगों की जान माल की हानि हो गई, तो उसने वारेन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर बनाकर भेजा और उसने 1772 में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया। 1773 में ब्रिटिश संसद द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया और भारत में कंपनी के शासन को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया। मुगलों से स्वतंत्र राज्य की शुरुआत कैसे हुआ, ये घटना, तो पहले तो मुगलों से स्वतंत्र राज्य की शुरुआत हुई। मुगल से राज्य से लोग अन्य राज्य टूटने लगे। उसके बाद प्लासी का युद्ध हुआ, उसके बाद बक्सर का युद्ध हुआ, उसके बाद इलाहाबाद की संधि हुई, उसके बाद द्वैध शासन था, द्वैध शासन को हटाया गया और बंगाल में ब्रिटिश का पूर्ण नियंत्रण हो गया। इसी घटना को हम बंगाल का या नए राज्यों के उदय के अंतर्गत बंगाल का उदय कह सकते हैं।